किया उन्होंने ऑनलाइन वाले बच्चों को क्वेश्चन दिया था, टेस्ट दिया उन लोगों ने, पिछली बार भी दिया था। पिछली बार का टेस्ट आपका आज का, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हम उसको पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करेंगे, उनका रिजल्ट हाथ में रखा हुआ मैंने रोक दिया। अगर आपको बहुत जिज्ञासु तो 2-3 ऊपर का नाम बता देते, अगर वो भी कहोगे तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था कि देखिए हम उस नाम को डिस्प्ले नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे कहें तो 2-3 बता देते हैं ऊपर से नाम लाओ तो उसको व्यक्तिगत तौर पर सभी लोग अपना अपना कॉपी ले लीजिए। अब ये टेस्ट जो मैं दे रहा हूँ उसमें मैं कुछ नाम डिस्प्ले करूँगा, उसमें मैं कर सकता हूँ। इसमें इस क्लास में देवेंद्र बघेल है, तो आप ही का टॉप है, 27 मार्क्स है, बधाई। दूसरा नाम विपिन कुमार सेन मौजूद है, चलिए बधाई हो, सेकंड पोजीशन है, 26 मार्क्स है। और मंजरी वर्मा तीसरा नाम, अरे वाह, चलो तो आपका है 25.5 मार्क्स। ओके, तो द गुड मार्क्स। और चूंकि इसमें थोड़ा सा कॉपी एग्जामिन करने में पॉलिटिक्स आई होगी कि मैंने मॉडल आंसर देख के अपने आरएनडी को भेजा था, जो मॉडल आंसर मैंने आपको दिया है वो मॉडल आंसर टीम को भी दिया था। मॉडल आंसर का ये मतलब नहीं होता कि आप एग्जैक्टली उसी तरह लिखिए, मतलब जो भी लिखे वो सार्थक लिखिए, उसे इधर भी आप लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेगा। वैसे तुम्हें कॉपी एग्जामिन करने में थे, अपना नाम को बताओ कैसा लिखिए, लिखा हुआ था कॉपी, कॉपी देखने पर मतलब निराशा तो नहीं हुई ना? हाँ बिल्कुल, देखो पहली बार में तुम्हें वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना लिखने लगे, तुम्हें तो एंजॉय करो, कितनी तरक्की हुई, तुम टेस्ट देने का साहस किया, ये बहुत बड़ी बात थी। अभी तो तुम लोगों ने जस्ट शुरू किया। और हमारे जो ऑनलाइन के बच्चे हैं उनका, हेलो ऑनलाइन के बच्चे कैसी में नहीं है, तो जरा उनका भी एक दो जो ऊपर से नाम है बोल देते तो मैं बोल देता ना, तो जरा 3 तो यहाँ का ऑफलाइन, ऑनलाइन का कौन है तो निकालो क्या, कब तक लिस्ट आएगा? नहीं तो पैरेलल में दिया करो कॉपी। आज के बाद ऑनलाइन वाले बच्चे से मैं समझता हूँ कि आपकी कॉपी विलंब हुआ है, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से दोनों कॉपी साथ डिस्प्ले होगी, ध्यान रखें, है ना? आगे से ऐसा नहीं होगा। अमेरिकी क्रांति का सामाजिक उद्देश्य क्या? किसी बच्चे ने प्रश्न किया, आप लोगों से किसने प्रश्न किया है? उपस्थित होइए, आपका क्वेश्चन तो एब्सर्ड नहीं है, मैं इसके लिए आपको ब्लेम नहीं करूंगा बल्कि इंगित करूंगा। आइए, यह माना जा सकता है कि अमेरिकी क्रांति का उद्देश्य अमेरिकी संविधान प्राप्त करना था। जहां तक आपके पहले क्वेश्चन का सवाल है, तो मुझे लगता है कि आपने वो हुआ सेंटेंस देखा होगा जिसके तहत आपने क्वेश्चन पूछा है कि अमेरिकी क्रांति का सामाजिक उद्देश्य क्या था। तो आपने वहां पर देखा होगा स्टेटमेंट था कि क्या अमेरिकी क्रांति सामाजिक उद्देश्यों से रहित था, उसी से प्रेरित होकर आपने शायद प्रश्न पूछा। देखिए सामाजिक उद्देश्य क्या था, किसी भी क्रांति, और अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति, और सामाजिक उद्देश्य तो वही होगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर और मध्य वर्ग के अधिकार को सुनिश्चित कर, निम्न वर्ग के अधिकार को, महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करना, तो और ध्येय हो ही नहीं सकता है। तो सामाजिक उद्देश्य तो वही, लेकिन यहाँ जो कहा है सामाजिक उद्देश्य रहित हो, क्या मीन करता है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लाइन है। बेसिकली ये हमने ऑप्शनल के क्वेश्चन से प्रभावित होकर दे दिया था इसको कि अमेरिकी क्रांति सामाजिक उद्देश्यों से रहित था, तो ये क्वेश्चन मुझे लगा थोड़ा जीएस के निकट है, तो मैंने इसलिए लाइन दे दिया था। एक्चुअली यहाँ ये मीन कर रहा है कि अमेरिकी क्रांति ने राजनीतिक स्वतंत्रता लाई, क्योंकि अमेरिकी क्रांति को जब फ्रांस की क्रांति से तुलना की जाती है तो अमेरिकी क्रांति पर बार बार यह ख्याल लाया जाता है कि अमेरिकी क्रांति ने जो परिवर्तन की ऊपरी थे, केवल राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की, वह भी राजनीतिक स्वतंत्रता तो व्यापार में केवल मध्य वर्ग की स्वतंत्रता नहीं सुनिश्चित हुई, बाकी वर्ग तो उससे वंचित ही रहे, दास वंचित ही रहे, महिलाओं को भी नाम मात्र कुछ अधिकार मिले, ज्यादा मिला नहीं, और प्रतिनिधित्व भी सीमित लोगों को ही मिला। तो इनका ये कहना है कि भाई फ्रांस की क्रांति में जो हम देखते हैं जो मूल परिवर्तनवाद या रेडिकलिज्म का स्वर है, वह स्वर अमेरिकी क्रांति में नहीं दिखता। तो देखो अब मात्रा का भेद है, अब आप लोग सोशल साइंस के कॉम्प्लिकेशन को समझ रहे हो कि मात्रा का भेद हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली ना कह देने पर आधा ग्लास पानी है, आधा ग्लास ही पानी, आप वैसा कर सकते हैं। पानी नहीं अगर बोल दोगे तो कहना पड़ेगा नहीं आधा ग्लास पानी। ये कह रहा है क्या सामाजिक उद्देश्यों से रहित था, तो आपको यह वहां पर स्टैंड लेना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति की तुलना में अमेरिकी क्रांति में हमें सामाजिक परिवर्तन अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है। फिर भी ऐसा मानना उचित नहीं है कि यह सामाजिक उद्देश्य रहित था, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में भी कई प्रकार के परिवर्तन, क्योंकि इसमें भी केवल राजनीतिक, यहाँ सामाजिक का मतलब केवल समाज नहीं, अर्थव्यवस्था भी है, हर कुछ है। तो उसमें आपको दिखाना केवल ऐसा नहीं है कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही दिलवाई, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, स्वतंत्रता की घोषणा हुई, उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ा। ठीक है, दास व्यवस्था का उन्मूलन नहीं हुआ, लेकिन दास व्यवस्था के विरुद्ध इसने मानसिक वातावरण का एक निर्माण कर दिया था, तभी तो आगे दास व्यवस्था का उन्मूलन संभव हुआ। फिर महिलाओं को भले राजनीतिक अधिकार नहीं मिले, परंतु कुछ आर्थिक और सामाजिक अधिकार तो मिले, विवाह और तलाक का अधिकार मिला, उनको अपने पति की अनुपस्थिति में अपने व्यापार को संभालने का अधिकार मिला। और फिर मौलिक अधिकार जो अमेरिकी संविधान में है, उन लोगों के मूलभूत स्वतंत्रता, जिसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता तक को सुनिश्चित किया, जो दुनिया के लिए एक नजीर बन गया। तो हम कैसे कर सकते हैं कि सामाजिक उद्देश्य से रहित? ये बात स्पष्ट हुआ आपका, जिन्होंने प्रश्न किया। अब दूसरा प्रश्न आपका है कि क्या माना जा सकता है कि अमेरिकी क्रांति का उद्देश्य अमेरिकी संविधान प्राप्त करना था? देखो, संविधान प्राप्त करना किसी का उद्देश्य नहीं होता है। अगर तुम कहोगे भारत की आजादी की लड़ाई इसलिए हुई कि भारतीय अपना संविधान बनाना चाहते थे, ये कोई उपयुक्त उत्तर नहीं होगा, क्योंकि संविधान एक मीन्स है एंड का, संविधान एक माध्यम है, एक उत्तम सामुदायिक जीवन जीने का, एक राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखने का। अगर मैं पूछूं कि भारत के संविधान का क्या उद्देश्य है, 2-3 उद्देश्य बताओ, तो तुम कहोगे कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता हमने हासिल की उसको आर्थिक और सामाजिक न्याय तक पहुंचाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत का स्थान सुनिश्चित करना, और भारत के विभिन्न वर्गों का भावी कल्याण सुनिश्चित करना। तो मोटे तौर पर यह संविधान का उद्देश्य हो सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि भारत ने इसलिए आजादी प्राप्त की क्योंकि भारत को संविधान चाहिए था, या फिर अमेरिका ने इसलिए आजादी की लड़ाई लड़ी क्योंकि संविधान बनाना चाहता था। संविधान बनाया क्योंकि वो कुछ ऐसा उद्देश्य चाहता था कि बिना संविधान बनाए संभव नहीं था। तो देखो, मोटे तौर पर जहां तक फैक्ट्स का सवाल है बच्चों, आप विश्वास रखो, फैक्ट्स में परेशानी सभी को होती है, लेकिन आपको इतना स्पष्ट स्टूडेंट्स के लेवल पर पता नहीं चलता है। मेरा मानना है
अगर सबका बड़ा पिक्चर आपके दिमाग में बनता जाए तो जब एग्जाम निकट आएगा तो कुछ वर्टिकल जाकर कुछ तथ्य को संचित करके रखोगे और उसी बड़े पिक्चर के आधार पर इधर उदाहरण देकर तुम निकल के जॉब पकड़ लोगे। जो वर्टिकल से वाली जो चाहेगा तो वर्टिकल के आधार पर क्वालिफाई करना वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वर्टिकल जा नहीं पाता है परीक्षा में। जैसे तथ्य को अगर संचय करते हुए निकलते तो दिक्कत हो रही, लेकिन अगर तथ्य को संचय करके निकलते तो तुम्हारा टॉपिक ही आगे नहीं बढ़ता, एक टॉपिक आगे बढ़ता पीछे भूल जाता। तो मैं कहूंगा कि चलो भाई प्रबोधन से लेकर और 19वीं सदी में जो उदारवाद और राष्ट्रवाद है तो तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट नहीं तो एक आकार जैसा बन गया। कभी यहाँ से टूटता हुआ नजर आएगा, फिर रिवाइज करोगे तो जुड़ जाएगा, फिर कभी यहाँ से टूटता हुआ नजर आएगा, रिवाइज करोगे जुड़ जाएगा, उधर टूटता। तो शुरू में ऐसे ही बनता है, फ्लैश बैक इधर आता है जाता है आता है जाता है। बच्चे कहते नहीं हमको पूरा आना चाहिए, तो इतना आसान लगता है। तो क्या बात है, आ जाए वही बहुत है, इसमें समय लगे। यहाँ तो समय लगने के बाद भी नहीं आ पा। यहीं पर तुम देखोगे इसी फील्ड में लोग वर्षों से घूम रहे हैं, कभी इस संस्थान से उस संस्थान में ज्वाइन करना, कभी संस्थान से उस संस्थान में। चलो तुम्हें दुरुस्त जगह पर आ शुरू नहीं तो बहुत भटकना पड़ता 84 लाख में। एक बार गाड़ी छूट जाती है तो बहुत जगह भटकना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा देर की परवाह नहीं, तुम लोग इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो। अब मैं एक दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो मैंने तुमको जानबूझ कर नहीं पूछा वो मैं पहले कवर कर देता हूँ वो क्वेश्चन, और तुम लोग थोड़ा सा, लेकिन वो ये इंटरैक्टिव होना चाहिए, तुम भी उसमें हमें सपोर्ट करोगे, हम इसमें आइडिया तुम लोग ट्राई करोगे उस क्वेश्चन पर हम आगे स्ट्रक्चर बनाकर दोनों क्वेश्चन कर देते। और जैसे ये 4 प्रश्न है तो जैसे पीछे मैंने मॉडल आंसर दे दिया तो मॉडल आंसर तो मैं दे दूंगा, लेकिन जब 4 प्रश्न पढ़ रहे थे तो किसी भी प्रश्न विशेष में तुमको दिक्कत भी हुई थी समझने में, किसमें दिक्कत हुई थी, कौन सा? तो सबसे सरल क्वेश्चन था। हाँ, ये कैसे मिस कर इसी में सबका डायग्राम बना देता हूं, माइंड मैप एक बन जाना चाहिए, उसके बाद फिर कैसे दिक्कत। तुम अगर परीक्षक को डायग्राम बना के भी छोड़ दोगे, सब कुछ भूल जाओगे, डायग्राम बना के भी छोड़ दोगे तो इसको देख के परीक्षक समझ लेगा क्या करना चाहता है। देखो तुमको कुछ नहीं तो यहां पर इटली जर्मनी याद आ रहा है, ये घटन ऑटोमन हैसबर्ग एवं रूसी साम्राज्य पर नस्लीय व भाषाई अल्पसंख्यकों का दबाव तथा ओटोमन साम्राज्य का विघटन। ऑटोमन साम्राज्य का विघटन तो केवल इसी का हुआ है। तो आप रूसी और हैसबर्ग साम्राज्य का विघटन तो नहीं दिखाओगे, आप दिखाओगे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब घटित होगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पीस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें यूरोपीय शक्तियां जुटेंगी, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन भी आएगा और वह ऑस्ट्रिया जिसको तुम हैसबर्ग साम्राज्य कहते हो उस हैसबर्ग साम्राज्य को विभाजित कर देगा, पार्ट पर टुकड़े कर देगा। लेकिन जब तक वह नहीं आता है तब तक वो बचा हुआ है। तो जो इतना तुम लोगों से इसका रेफरेंस दे दिया होगा, कुछ कम करना ये नहीं कि तीनों का, तुमने ऑटोमन साम्राज्य का भी यहाँ रेफरेंस दे दिए होगे और इन दोनों का भी रेफरेंस अगर तुमने दे दिया होगा तुम्हारा क्वेश्चन का उत्तर पूरा। परीक्षा में मुझे ले जाना शुरुआत करने के लिए, शुरुआत तो तुम्हारे जैसे कैसे शुरुआत होगी, शुरुआत कितना इजी है मैं बता देता हूं। तुम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करने में दिक्कत होती है, जिसमें शुरुआत करने में दिक्कत होती है वह तो हमारे सामने रखो, हम 1 मिनट में शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलो। एकीकरण अविभाजन दोनों को प्रोत्साहन, यहाँ देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद एकीकरण विभाजन दोनों को प्रोत्साहन दिया। अगर मैं अपने फॉर्म में इसको दूंगा तो कठिन भी थोड़ा हो सकता है, हम सरल भी दे सकते हैं। अगर यह भी कह दें कि राष्ट्रवाद एक 2-धारी तलवार है ना, जो शत्रु के साथ साथ कई बार मित्रों को भी हत कर देता है, अगर ऐसा दें तो चलेगा। अगर ऐसा देना चाहेंगे कि 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद एक क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में प्रकट हुआ। क्रांतिकारी बोल सकते हैं कि नहीं, हिला के रख दिया यूरोप में, अब क्रांतिकारी कब बोलूं, पूछना पड़ेगा हमें किसी से क्रांतिकारी लिखने के लिए। वो विचारधारा फंडामेंटल चेंज ला रहा, पूरे यूरोप के बॉर्डर को हिलाकर रख दिया, उसको क्रांतिकारी नहीं करोगे तो किसको क्रांतिकारी करोगे? तो लिख सकते हो राष्ट्रवाद एक क्रांतिकारी विचारधारा की भूमिका निभाई क्योंकि इसने यूरोपीय राज्यों की सीमा को अस्थिर कर दिया। कुछ हाँ,
और इसी तरह कुछ क्षेत्रों में, हाँ हाँ एक मिनट, जैसे मैं अभी लिखने जा रहा था, मैं एक उदाहरण को बताता हूँ कि कुछ क्षेत्रों में इसने इसने विस्तार और एकीकरण को जन्म दिया, तो कुछ क्षेत्रों में विभाजन और विघटन, ये लिखने जा रहा था। तो मेरे मन में आया कि अगर इसके बीच में एक पंक्ति और लिख दूं कि परंतु यूरोप की राजनीति पर इसने दोहरा प्रभाव पैदा किया या विरोधाभासी प्रभाव पैदा किया, और तब यह पंक्ति लिखे तो ज्यादा सटीक लगता है। तो नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, परीक्षा में मन में कैसा भाव आता है, कलम उठाते हैं, मूड कैसा होता है, रास्ते में ऑटो वाले से झगड़ के जाओगे तो वहां पर मूड खराब हो जाएगा, इसलिए एकदम मन को शांत करके से लड़ना नहीं, मुस्कुरा के बात करना है, परीक्षा में जाना है। ये जान कोई कई बच्चे इन्विटेटर्स नहीं लगा, सर कभी क्यों नहीं दे रहे, वो कह रहे क्या बदतमीजी है, देखो कि बाकी बच्चे भाई चुप रही, भाई हम लोग को लिखने दीजिए। तो अब वैसे में तो राइटिंग पर इम्पैक्ट पड़ जाता है ना, राइटिंग बड़ी शांत चीज, रचनात्मक चीज कि दिमाग में अच्छा आइडिया है, अच्छी बातें लिख सकते। ये तो मैंने अपना एक मॉडल बताया, लेकिन तुम किसी भी तरह से नहीं, अगर आपको मिलता है तो इतना तो लिख सकते हो कि यूरोप की राजनीति पर इसने विरोधाभासी प्रभाव पैदा किया, दोहरा प्रभाव पैदा किया या पृथक पृथक प्रभाव पैदा किया, जो क्षेत्रवाद का प्रभाव अलग अलग देखा गया, कहीं इसने एकीकरण के आंदोलन को जन्म दिया तो कहीं विभाजन के आंदोलन को प्रोत्साहन दिया, इतना तो लिख सकते हो। और फिर दोनों का उदाहरण देते हुए परीक्षा कितना गड़बड़ हो जाएगा, बाकी कॉपी खाली रहे, बाकी को पता ही नहीं रहेगा कि एकीकरण के आंदोलन में क्या लिखा, विभाजन के आंदोलन में क्या लिखा, क्योंकि दृष्टि स्टूडेंट नहीं हो। जो वर्टिकल केवल पढ़ा उसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं, और क्वेश्चन की हमारी प्रकृति होती है वो ओवरऑल समझ से। धनुष यज्ञ में तुमने देखा था कि उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर धनुष को हिला ही नहीं पाए, तो यूपीएससी में पहला जद्दोजहद तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता। हाँ इधर से हाथ उठा था कुछ क्वेश्चन के लिए, हाँ अब कहाँ इसी जैसे ये प्रसंग को आपने छेड़ दिया। अब अच्छा होगा जब इस छुट्टी के बाद हम लोग मिलेंगे तो न रहेगा 5-9 बजे की बात होगी, उस पर एसी का झमेला ही समाप्त हो चुका हो। कुछ एसी के साथ कुछ करना है, जैसे उनको ठंडा लगा रही, गर्मी भी नहीं लगनी चाहिए, कुछ बीच का रास्ता। क्या फैन ऑफ कर दीजिए, उसे फैन ऑफ कर दीजिए, सही फैन को ऑन। अच्छा तो अब मैं थोड़ा स्टैंडर्ड 1-2 क्वेश्चन करना है वो रखता हूं। पूरा क्या करना है, पूरा कर लो, क्या पूरा करना पड़ेगा, हो जाए। 19वीं सदी का यूरोप फ्रांस की क्रांति की विरासत से संघर्ष करता रहा था, विरासत से संघर्ष करता रहा था। टिप्पणी कीजिए। इस प्रश्न को समझ रहे हो, इसका डायरेक्शन किधर जाए, इसकी दिशा समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, डरो मत, सही गलत बोलो। उदाहरण पकड़, उदाहरण तो बाद में आकर पहले पूछना क्या चाह रहा है, मतलब इसमें हमें 1815 से पहले लिखना चाहिए, आप कह सकते हो, या मतलब फ्रांस की क्रांति के बारे में लिखना चाहिए, या फ्रांस की क्रांति का यूरोपीय प्रभाव के बारे में लिखना चाहिए। बिल्कुल। अब देखो मैं कितना सरल लिखना होगा, केवल तुम लोग यह अपने दिमाग से निकाल दो कि हम नहीं लिख सकते, तुम कुछ भी कर सकते हो, जो कोई नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो, अपने आप पर भरोसा रखो, लिख सकते हो। अब देखो हम पहली पंक्ति, अब हमारे साथ दिक्कत है कि 1815 से पहले भी तो फ्रांस की क्रांति से लड़ा, 1815 के बाद भी लड़ता रहा, तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि फ्रांस की क्रांति ने शीघ्रता से एक यूरोपीय क्रांति का रूप ले लिया था, शीघ्रता से एक यूरोपीय क्रांति का रूप ले लिया था। आगे जब यूरोपीय शक्तियों ने वाटरलू नहीं याद रहेगा तो नाम क्यों नहीं, वाटरलू याद रहेगा, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को पराजित कर क्रांति के विचारों को दबाना चाहा तो उन्हें सफलता नहीं मिली।
इस घटना ने यह कहावत सिद्ध कर दी कि मृतक सीजन, ये फ्रेज है, मुहावरा है, इसका मैं संदर्भ आपको बता देता हूं, आप पूरी क्वेश्चन में कहीं भी फिट कर देना। जैसे कोई घटना हो और उस घटना में आप यह मानकर चलिए कि जैसे परिणाम अगर बाद में चलकर ज्यादा खौफनाक रूप में आए तो आप वहां पर यह कहावत चरितार्थ कर देना, यह कहावत आप लिख देना। मतलब कहीं 1857 का महाविद्रोह में भी फिट हो जाता है। विद्रोह तो दबा दिया, उसमें जो एक चेतना थी लोगों में, कहीं ना कहीं आगे चलकर राष्ट्रवाद, जैसे भविष्य में जो राष्ट्रवादी थे 1857 के महाविद्रोह की याद करते रहे। वीर सावरकर ने 20वीं सदी के आरंभिक दशक में लिखा था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। क्या कौन? ये तो वीर सावरकर का है, कार्ल मार्क्स का वो नहीं था। कार्ल मार्क्स ने 1857 की रिवोल्ट पर लिखा था, लेकिन कार्ल मार्क्स का ही नहीं, ये किसी और कहते इसमें कहावत सिद्ध करती, मृतक सीजन जीवित सीजन से अधिक खतरनाक। जानबूझ के मैं मुहावरा लिख देता हूं, जिस मुहावरा ये जो नहीं कि आप लोग ऐसा ही जैसे आप सीधे शुरू कर सकते थे ऐसे भी कि मृतक सीजन जीवित सीजन से अधिक घातक सिद्ध हुआ, और नेपोलियन तो वाटरलू के बाद नेपोलियन को दबा दिया गया, फ्रांस की क्रांति को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन पूरे संपूर्ण 19वीं सदी तक फ्रांस की क्रांति का विचार यूरोप में आंदोलन और क्रांति लाता है, या बदलाव लाता है, या परिवर्तन लाता है, जो तुम्हारी कलम पर चढ़े। और 3 एग्जाम्पल केवल नीचे दे देंगे हम, उदारवाद और राष्ट्रवाद की विचारधारा की चुनौती, दूसरा 1830-1848 की क्रांतियां, और तीसरा पुराने साम्राज्यों पर विभाजन और विघटन का दबाव। या वो भी नहीं करेंगे, पॉइंट फर्स्ट में दे देंगे बाल्कन संकट, ओटोमन साम्राज्य का विघटन और बाल्कन संकट। 3 एग्जाम्पल हम दे देंगे, परीक्षा गदगद हो जाएगा। कौन इतने एग्जाम्पल, कौन इस क्वेश्चन को समझ पाएगा सिवा तुम लोग? तो पहले तो मन में ये भ्रम डालो कि मुझे दिक्कत हो रही है, तुम अगर 50% करो तो बाकी को 5% करो। मतलब ये एरिया का पढ़ना नहीं बेकार। इफ यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड, कल की तारीख में तुम किसी हिस्ट्री बैकग्राउंड के बच्चे से बात करोगे तो एक बार वो भी नीचे से ऊपर तक देखेगा तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है भाई, क्योंकि जो नॉन हिस्ट्री के बच्चे हैं अधिकतर समझ ही नहीं पाते, कुछ भी नहीं समझ पाते। इतना समझ रहे हो, लिख रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, बहुत बड़ी बात। इसके बाद मृतक सीजन जीवित सीजन से अधिक प्रभावकारी सिद्ध हुआ। और थोड़ा सा और मुहावरेदार लिखना चाहते हो तो अभी मैं बताऊं, अगर अगला थोड़ा और मुहावरेदार लिखना चाहते हो तो अगली पंक्ति लिख दो कि नेपोलियन का भूत संपूर्ण 19वीं सदी के यूरोप को डराता है। भूत घोस्ट लिखो ना, और नीचे से अंडरलाइन कर दो। अगर परीक्षक देखेगा तो तुम्हारी कॉपी को अलग कर देगा, इसको आईएएस नहीं बनाऊंगा तो किसे बनेगा? नेपोलियन का भूत जैसे मृतक सीजन से जीवित सीजन, यहां भी अंडरलाइन कर दो। नेपोलियन का भूत संपूर्ण 19वीं सदी में यूरोप को डराता को समाप्त कर दिया, और गणतंत्र को समाप्त करके उसने एक तरह से राजतंत्र को पुनर्स्थापित कर दिया था। गणतंत्र को समाप्त कर दिया और राजतंत्र को वहां पर मोनार्की को मोनार्की नहीं किया, तानाशाह कर दिया, खुद वहां का डिक्टेटर। लेकिन क्योंकि आप जानते हो कि लिटरेचर अगर होता है तो उसमें जो लेखक होता है उसका लाइसेंस देता है, उसको पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं, लिटरेरी लाइसेंस बोलते हैं। उसमें कहानी को अपने ढंग से तुर मरोड़ डालता है। वहां जो ऑथर है उसने कहानी को थोड़ा सा सेक्सुअल को किया। उसमें ये दिखाया है कि जूलियस सीजर अभी प्लान, मतलब जूलियस सीजर डिक्टेटर बनने जा रहा था, नहीं बनने जा रहा था, कुछ क्लियर नहीं बताता है, मतलब ऐसा व्यवहार में बताता है नहीं था। लेकिन जो जूलियस सीजर का निकटस्थ मित्र था, क्लोज फ्रेंड, उसका नाम था ब्रूटस। तो ब्रूटस को जानबूझकर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है एंटोनी, जिसका नाम है कैशियस, नहीं एंटोनी तो उसका सीजर का फ्रेंड, वो सीजर कौन? एंटोनी ने लिखा था। तो फिर जो फ्यूनरल स्पीच देने आया था वो कौन था? मेरी कहानी पूरी सुन लो, उसके बाद क्योंकि मुझे तुम्हारे पास पर थोड़ा डाउट हो रहा है। हालांकि हमने तो इसको प्ले को पढ़ा था 1983 में, और कितना वर्ष हो गया देख लो, 17 वर्ष और 21 वर्ष। लेकिन अभी भी जो पात्र है वो दिमाग में नाम है। तो मैं ग्रेजुएशन में था तो हमको पढ़ना था। तो उसमें क्या हुआ कि जब वह उसका कैरेक्टर कैशियस, तो कैशियस ने इसके कान पर मतलब तरह से उसको ब्रूटस देखो शेक्सपियर का जो ट्रेजिक होता है उसके बारे में कहा था अच्छा इंसान होता है, उसके कैरेक्टर में एक ही दोष होता है। जैसे ब्रूटस के कैरेक्टर में था कि ब्रूटस आइडियलिस्टिक था, आदर्शवाद, मतलब वो रियलिटी को मतलब नहीं समझ पाता था, बड़ी बड़ी आदर्श की बातें ज्यादा सोचता था। मैकबेथ के कैरेक्टर उसमें था कि ओवर एम्बिशियस था, और ओथेलो था वो क्रेडुलस था। क्रेडुलस का मतलब है किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेता। और किंग लियर के बारे में कहा था चापलूस था, जो चापलूसी करता उसी एक एक दोष के कारण उसका पतन होता। और फिर उसको जो दर्द मिलता था वो कहीं ज्यादा होता था अपेक्षाकृत दर्द उसने किया, उसे ट्रेजिक रियलाइजेशन था। ट्रेजिक में ये नहीं होता है कि किसी के साथ बहुत घटना, एक्सीडेंट हो, कोई मर गया तो ट्रेजिडी हो गई। ट्रेजिडी का मतलब है कि हमसे कोई ऐसी भूल हो जाए जिस कारण हमको बहुत दंड मिले, वैसा कोई भूल नहीं और उसको हम सुधार नहीं सकते, मतलब एक तरह से उसका जो होप है वो समाप्त हो जाए। तो अब एक छोटा एग्जांपल देते, एक मिनट बता। इंडियन वर्जन ऑफ ट्रेजिडी में नहीं पढ़ा था, जो वो शेक्सपियर ने कहीं नकल किया। मतलब कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, कोई स्कूल हायर सेकेंडरी है या कॉलेज है, मेरे पूरा पता नहीं है। उसमें एक लड़का एक लड़की है, दोनों में एक नेचुरल संबंध है, दोनों एक दूसरे को लव करते हैं, और दोनों हर इवनिंग में एक झील के किनारे मिलते हैं, बोट में बैठते हैं और दोनों सफर कर रहे हैं, सफर करते हैं। उसमें जो लड़की है वो मूंगफली तोड़ती है, खुद भी खाती है, लड़के को भी खिलाती है, और दोनों घंटे 2 घंटे गप करके फिर आ जाते हैं। यही प्रकरण चलो। एक दिन वो लड़का आता है अपने गंतव्य समय, देखता है कि बोट उसी तरह घूम रहा है, लेकिन आज उसकी जगह कोई दूसरा लड़का बैठा। समझ में महत्वपूर्ण है, इसमें ट्विस्ट है। तो उसको बड़ी आंखों से आंसू छलछला जाते हैं, तो पूरी दुनिया ही लुट गई। वो यहाँ से जाता है, मतलब इतना शौक लगता है कि 2-4 दिन तक तो उबड़ पाता है शौक कि भाई अब जो हो गया हो गया। अब हम आप
कहीं आपका देखते हैं मतलब से उसके बनने की रिटेलिएशन बहुत कुछ आता है। वो अपने फादर को बोलता है कि मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहता, मुझे कहीं और इसमें पढ़ना, मुझे शहर में नहीं पढ़ना। फादर पूछा नहीं पता है, अंत में उसका बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो फादर ने चेंज कर दिया, उसकी कहीं चला गया। खैर समय हर भाव को भर देता है, भाव भी भर गया, अतीत की बात हो गई, मेमोरी में नहीं रही, निकल गया, लाइफ में आगे बढ़ गया। वो जब वो थोड़ा बहुत रिटायर हुआ जॉब से, इतनी बाजार सब्जी खरीदने गया, तो जब वो सब्जी खरीद के लौट रहा था तो होता है ना, जैसे अब तुम किसी के तुम्हारे साथ कोई साथी है, फिर तुम उसको पहचान रहे हो, बाद में बुजुर्ग हो जाता है तो थोड़ी झलक तो मिल जाती है, पहचान लेते हैं। तो बाजार में उसी लड़के को देखा जिसको आप मूंगफली खाते हो, बोर्ड पर देखा, तो चेहरा कैसे बोल सकता था, समझ सकते हो। तो बरबस इसको जिज्ञासा हुई कि तेरा पूछता हूँ, तो तब तक न्यूट्रल, तक एक समय आता है कि अतीत के प्रति न्यूट्रल हो जाता है, तब गिला भी नहीं रह जाता, मुझे लगता है ठीक है, हुआ जब हुआ तब हुआ। तो इसको जिज्ञासा हुई कि जैसे बात करते तब हेलो हाय किया, तो उसको नहीं पहचानता था, ये पहचानता था उसको, हेलो बोल गया। तो उस लड़की कुसुम नाम था, तो पूछा एक बात बताइए कैसी, तो बोले कि नहीं वो अभी दुनिया में नहीं रहे। तो फिर थोड़ा सा दुखी होता है कि दुनिया में हम लोग साथ फ्रेंड थे, दुनिया में वही नहीं, तो थोड़ा सा तो कहा कि अच्छा तो उसके घर में अपन बाल बच्चे कितने, तो नहीं बाल बच्चे, उसने तो शादी नहीं की थी, शादी नहीं की थी, बोला तो शादी नहीं की थी, तो आप कौन, तो कहा कि मैं उसका भाई। अब इसके हाथ से सब्जी का दोनों थैला गिर जाता है, और ठगा समझ वो जो शौक इसको लगता है वहीं पर जाकर कहानी से ये है ट्रेजेडी, इट कैनॉट बी करेक्टेड, इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। ब्रूटस के माइंड पर कैसियस ने प्ले किया कि तुम्हारा जो मित्र है वो डिक्टेटर होने जा रहा है। ब्रूटस इतना आइडियलिस्टिक था कि ब्रूटस ने कहा कि आई डोंट लव सीजर लेस बट आई डू लव रोम मोर, मैं सीजर से कम प्यार नहीं करता परंतु मैं रोम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। कैसियस ने कहा कि एक ही उपाय है बचाने का तुम्हारे यहाँ के रिपब्लिक को, कि सीजर की हत्या कर दी। ये कहा कि मेरा मित्र है, कष्ट हो रहा है, लेकिन रोम के लिए हमें सही सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। और सभी सीजर को घेरा और एक एकांत में इस समय सीजर पर अटैक किया। तो सीजर तो वॉरियर था, तलवार खींचा, तो जितने भी कैसेस वगैरह और जो भी कैरेक्टर थे उसको तो बैलेंस को कर रहा था, तो साइड से जब ब्रूटस उसको तलवार से मारा तो ऐसे देखा ये ब्रूटस वो जो था उसका उसके हाथ से तलवार लिया, मतलब ब्रूटस को इतना विश्वास करता था, जब ब्रूटस ने उसको तलवार मारा तो सीजर इसको टॉलरेट नहीं करता, उसके हाथ से शॉट गिर जाता है और तब सभी उसको मार डालते हैं। तो ये टू ब्रूटस का बहुत फेमस कोट है शेक्सपियर, तो जो मैंने कोई गद्दार को एविडेंस देते ये टू ब्रूटस, मतलब वो कोट करते हैं लाइफ में। वो जो हुआ तो उसके बाद क्या है कि रिपब्लिक था, कैसियस ने कहा कि अब इसको जल्दी से डिस्पोज कर देते, रोम के लोगों को सीजर के प्रति मतलब एक सभा के न्यूट्रल थे उस समय, लेकिन रोम एक परंपरा थी रिपब्लिक की, फ्यूनरल स्पीच। फ्यूनरल स्पीच मतलब मित्र को आपको राइट मिलता है कि जब आपका कोई अभिनय मित्र है, कोई बेटा है, किसी का पिता है, कुछ भी है, तो उसका बरियल से पहले उसको फ्यूनरल स्पीच देने का राइट मिलता है। आप उसके सम्मान में, उसके सभा में जो याद करें, जो बोलें। तो सीजर का बरियल था तो हजारों की भीड़ वहां उमड़ कर आई थी, और सीजर का क्लोज एक फ्रेंड था एंटोनी। तो एंटोनी पहुंच गया, सीजर को देख के रोया, तो सीजर नहीं रहा, एंटोनी कैरेक्टर था। तो एंटोनी को कहा कि हमें फ्यूनरल स्पीच का राइट मिलना चाहिए। कैसियस ने जहां राइट को दबा दिया, ब्रूटस था आइडियलिस्टिक था, नहीं ये तो रिपब्लिकन आइडियाज है, राइट तो देना पड़ेगा, राइट कैसे नहीं देंगे, मतलब कैसियस तो मैनिपुलेट कर रहा था, ब्रूटस तो जेन्युइनली रिपब्लिकन था, तो उसने राइट दे दिया उसको, राइट दे दिया। एंटोनी जब स्पीच देता है, बड़ा फेमस फ्यूनरल स्पीच, वो कहता है कि ये महानुभाव महान लोग हैं और हम इनको भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो सीजर आपके सामने पड़ा हुआ उसको सीजर के मेरिट्स गिनाने में और बड़ी चालाकी उस स्पीच में सीजर की महानता को कम करा, इनकी निष्ठा को कम करा दिया, मॉब पूरा बिगड़ गई और लगी खदेड़ने, ये लोग भागने लगे, मॉब खदेड़ने लगे, मॉब लिंचिंग में सबको मार दिया, ब्रूटस से लेकर जितने करेक्टर मॉब लिंचिंग। उसी समय से ये फ्रेज निकल गया कि डेड सीजर इज स्ट्रॉन्गर देन सीजर लाइफ, मृतक सीजर वो जीवित सीजर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीजर। इसको हम लोग कहीं ना कहीं मुहावरे में फिट कर देते हैं, क्योंकि हम देखते हुए तो हम राइटिंग होती है ऐसा थोड़ा कहीं जैसे जब भूत सता था, बड़ा आश्चर्य, ऐसे ऐसे शब्द लिखकर तो अपनी भाषा को लोग सुधारते हैं, थोड़ा उसको ऑर्नामेंटल कभी हल्का सा बना देते हैं, आई कैचिंग बन जाता है, स्ट्राइकिंग बन जाता है, लैंग्वेज फर्क पड़ता है और कुछ धीरे धीरे आप लोग भी जैसे क्वेश्चन में कभी बहुत अच्छी पंक्तियां पूछते हैं, उसको भी तुम नकल करके डायरेक्ट कर सकते हो जो क्वेश्चन में पूछा है। तो ये समझ में आया, यहाँ शुरू करिए। अब इसके बाद तुमके पास तीन चीज तुम नहीं दिखा सकते, फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न साम्राज्य का विघटन एवं बालकन समस्या। बालकन समस्या, बस इन चारों का उदाहरण तुम किसी रूप में दे दो, एक पंक्ति दो पंक्ति जितना भी लिखना चाहते हो, परीक्षा को इस क्वेश्चन का उत्तर मिले, परीक्षा को इस क्वेश्चन, जीएस के बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर, आपको आसपास में लिखा रहता है इकोनॉमी लैंग्वेज, मतलब कुछ कम से कम शब्दों में से आप दिखाने का प्रयत्न करो। ओके, किसी को शक है इसमें? ओके है, कोई काउंटर क्वेश्चन आपकी तरफ से? हाँ, एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई, एक पंक्ति में पूरा कहानी मत बताना, इसको पूरी इसको कंप्लीट कर दो लाइन। हमने तो आपको दिया जैसे क्रांति से उत्पन्न उदारवाद विचार धारा 19वीं सदी में यूरोप को आपको और स्थिर करता है, इतना तो लिख सकते हो पूर्ण विराम। 1830 और 1848 की क्रांतियों ने विभिन्न देशों में अमुक देशों में अस्थिरता लाई, एक दो उदाहरण या विभिन्न देशों में अस्थिरता लाई और उथल मचाया। वियना कांग्रेस भी विफल सिद्ध हुआ, अपने दबान में विफल सिद्ध हुआ। सबसे बढ़कर इटली और जर्मनी जिसको कांग्रेस और वियना ने विभाजित किया था, फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न राष्ट्रवाद ने उन्हें एकीकृत कर दिया। राष्ट्रवाद ने केवल एकीकरण को ही नहीं विघटन को ही प्रोत्साहन दिया, और राष्ट्रवाद के प्रभाव में 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य का विघटन होता था और इसमें बालकन समस्या। इतना तो लिख सकते हैं क्या? कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस को लो मत होने देना, वो लोग जाए तो हावी हो जाता है क्या? तो ये अब एक प्रश्न सबसे चुनौतीपूर्ण प्रश्न, अगर वह तुमने कर लिया तो समझो तुम्हारी पद यात्रा खुली। इससे ज्यादा स्टैंडर्ड प्रश्न यूपीएससी में कभी नहीं पूछा जा सकता जो मैं आपको पूछ रहा हूं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आप इस कथन से सहमत हैं कि फ्रांस की क्रांति से
क्रांति से जो अपेक्षा की गई थी, उससे पहले यह तय करो यह क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव। चलो पहली परीक्षा को तुम पास कर, मैंने क्वेश्चन को देखने पर तुम समझने की कैपेसिटी हो गई कि क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है आर्गुमेंटेटिव। चलो क्वेश्चन है आर्गुमेंटेटिव। अब क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, एक है टॉपिक स्टेटमेंट, दूसरा डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी क्या संकेत देता है? अपने को वही करना है जो डायरेक्टरी संकेत दे रहा है। यहाँ संकेत क्या देता है कि हमें एग्री कर जाना चाहिए या इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करना चाहिए। ये दोनों पक्ष तो तुम दोगे। ये स्टेटमेंट करा है बहुत कम पाया, ये कहां करा है कि नहीं पाया, ये करा है बहुत कम पाया, तो क्या हमें स्वीकार कर ले बहुत कम पाया? उदाहरण नहीं मत दो, ये तो बात की बात है। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय से काम नहीं चले, कहना तो बहुत बातें पड़ी, पहले यह तय करो कि क्या हम ऐसा मान लें कि इसमें बहुत कम। इस प्रश्न का संकेत क्या है? फिर गलत हम लोग भटक रहे। वो तो लिखने में जिसमें बहुत कम पाया हम डिसएग्री करेंगे, तो हमें एक पक्ष तो दिखाना ही पड़ेगा कि कम पाया, परंतु बहुत कम नहीं पाया। यहाँ पर सिर्फ तुम्हें ये बताओ इस स्टेटमेंट से हम डिसएग्री करें, या तो यह भी मान रहा है बहुत कम पाया, हम मान रहे हैं कि कम पाया परंतु बहुत कम नहीं पाया, इसे तो डिसएग्री कर रहे हैं ना। तो हम जब ये दिखाएंगे कम पाया, तो इसका मतलब तो ये तो हमने एक्सेप्ट कर ही लिया, है बहुत कम पाया। हम यह दिखाना चाहेंगे कि कम तो पाया परंतु बहुत कम नहीं पाया। तो पहले तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? स्टार्टिंग पूछोगे क्या? तुम्हारी स्टार्टिंग तुम्हारी तरीके से होगी, मेरी स्टार्टिंग मेरी, जीवन में स्टार्ट करता रह जाऊँ, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। हर बार जब गाड़ी स्टार्ट करने के बाद परीक्षा भवन में मैं भी जाऊंगा, इन्विलेटर कहूंगा माफ पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं, बस स्टार्ट करके चले जाएंगे, बाकी लोग इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं, क्योंकि स्टार्ट तीनों को नहीं करना है और मैं स्टार्ट करता रहा हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन पे स्टार्ट कर देता हूँ, फिर निकल। क्या ठीक रहेगा? इसमें स्टेटमेंट कहते हैं एक नए युग के आगमन का सूचक बनी, विचलित हो गई। इस आधार पर हम कह सकते कि इसने अपेक्षा से कुछ कम हासिल की। अब यह था पहले कम हासिल की, उसका उदाहरण हम फ्रांस और फ्रांस से बाहर 2-4 उदाहरण हम दे सकते, 2-3-4 उदाहरण दे सके, फिर आप चेंज करके कहेंगे फिर भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत कम पाया, इतने अपेक्षा से बहुत कम पाया, क्योंकि इस क्रांति के पश्चात इतने बदलाव दिखे। और तब फिर 4-5 एग्जाम्पल दे देंगे जो बड़े बदलाव दिख रहा है। ये अपने कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। अब इसी में लोग कहते हैं हम पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट लिखने के लिए बैकग्राउंड तो देना ही पड़ेगा। जैसे हमें कोई फैक्ट्स के लिए फैक्ट थोड़ा दिखाना पड़ता है, हमें वो क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब देने में स्पेस हमें बहुत ज्यादा लग रहा है, क्वेश्चन 150 वर्ड्स में लिखना है, इकोनॉमी लैंग्वेज मेंटेन करना है, तो हम अपने उदाहरणों को सीमित कर सकते हैं, अपने उदाहरणों को शॉर्ट में दिखा सकते हैं। स्टैंड तो हमें बताना पड़ेगा ही, कम पाया है बहुत कम। अगर मान लो इसको उड़ा दो, केवल उदाहरण पक्ष में या विपक्ष में ऐसे कर देते तो परीक्षा तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, कहना क्या चाहता है। तो चाहे कोई जैसे कोई कहते हैं, कोई किसी को बताते हैं ऐसे लिखिए, तुम खुद एक पढ़े लिखे समझदार हो, तो वहां पर तुम पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, तो क्वेश्चन में जो तुमसे पूछा गया है उसका आंसर तो करो। और मार्क्स तुमको लेना है तो वो जो सवाल आपसे पूछा, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। उस बात उदाहरण को कम कर सकते हो, उदाहरण को बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, लेकिन जो आपका मेन आइडिया है, जो उस क्वेश्चन को आंसर करना है, उसको तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो अब जब एग्जाम्पल की बात आएगी तो यहाँ पर आपके हाथ पांव फूलने लगेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप याद करोगे तो हो सकता है तुम याद करोगे तो कम पाया में 2-3 तुमों की तरफ से आ जाता तो मजा आ जाता, फिर सामने तुम्हारी हज यात्रा पूरी आज ही मैं कर देता। ठीक है, इसको ऐसा कर देते हैं, जैसे तो तुमको तरीका बता देते हैं। अभी तुम लोग का ये अप्रेंटिसशिप चल रहा है ना, अभी तो इससे थोड़ा तरीका बताने से पता चल जाए। जैसे ऐसा कुछ लिखिए जिसमें उसका वायदा झलक रहा और वायदा से खिलाफी लगे। आर्थिक समानता की बात कहाँ की थी इसमें? आर्थिक समानता कोई बोला था क्या? आर्थिक समानता बोला किसने? जुबान खींच लो, क्यों बोला? कभी नहीं बोला है आर्थिक समानता। अब देखो मैं तुमको पीछे से कुछ आवाज आ कौन सा नहीं, हम जो कर रहे हैं शायद आप लोग भाव नहीं समझ रहे। हम आपसे ये कर रहे हैं, समझ लो मैं क्या करता हूँ कि कोई ऐसा शब्द करो जिसमें वायदा भी हो और वायदा खिलाफी भी साथ में ले रहा है। तुम कुछ पीछे कर रहे थे, हाँ वो तो दूसरी चीज होगी। इसको ऐसे करो कि पुरुष एवं नागरिक अधिकार, हाँ फ्रांस में, फ्रांस में पुरुष एवं नागरिक अधिकारों की उद्घोषणा परंतु वयस्क मताधिकार समानता की बात नहीं की। इसमें क्या किया पता है? इसमें समानता की बात की, समानता अवसरों की समानता, उस समानता को आर्थिक समानता तक नहीं पहुंचने दिया। इसमें फ्रांस में वास्तविक
क्रियान्वयन किया। आपने ये देखा ना कि जैकोबियन शासन कर पाया था ना नेपोलियन बोनापार्ट कर पाया, क्या क्या तो उसको क्रियान्वयन का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार किसी को देते हो। अगर स्वतंत्रता के लिए चलता है तो कुछ तो उसको गिलोटिन पर चढ़ा देते हो या गुप्त पुलिस से उठवा लेते हो, तो स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का मतलब ये होना नहीं स्वतंत्रता का आपने अधिकार दिया है तो उसका उपभोग करने का अधिकार दीजिए। आर्गुमेंट समझ में समझ आप सभी लोग। जैसे मान लिया आपने स्वतंत्रता का अधिकार दी, तो आखिर स्वतंत्रता का पालन भी तो करेंगे ना, कि केवल पेपर पर दे देने से हो जाए? नहीं होगा। ये कहा इसलिए आपने हो गया ना। आइए बढ़ो फिर नेक्स्ट वन, समानता की घोषणा। परंतु इसका अर्थ महज अवसरों क्या, इसका अर्थ तो मेरा हाल वो नेताजी की तरह तो नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं है नेताजी, आप जिस कारपेट पर खड़े होकर जिस माइक से आप भाषण दे रहे हैं ना, वो मेरा ही। तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब आपका भाषण समाप्त हो और मैं कब इसे पैकअप करके चलूं। तो कुछ वही बात है, लगता है किसी की ट्रेन है रात में, है ना, किसी की ट्रेन है, दोनों का ट्रेन अभी है ना, मतलब अभी हो ना, क्लास में बैठे हो ना, ठीक है। एक दो ट्रेन खुल गई, 2 दिन पहले ही, एक दो रात में खुलेगी, कुछ सवेरे खुलेगी, आपको सब कुछ कल। वैसे मैं आपको बताऊं अपनी तरफ से पहले ही घोषणा कर दी कि मैं आप लोगों तक क्लास नहीं ले रहा, प्रैक्टिकली आप लोग की छुट्टी आपको। संस्थान की तरफ से तो परसों से छुट्टी है, लेकिन कल मैं व्यक्तिगत कारण से आपको क्लास नहीं, मेरी तरफ से छुट्टी है। तो आप में से जो जाना चाहे जाए, कल दिल्ली की सैर करना चाहे दिल्ली की सैर करिए, परसों जिनका टिकट है परसों क्या क्या करते हो जाएंगे? हाँ, सैर करते जाइए, बिल्कुल घूमिए। आप दिल्ली बहुत अच्छे मॉन्यूमेंट्स हो भी घूम सकते हैं अभी आप। अच्छा ठीक है। परंतु इसका अर्थ है, इसका अर्थ लगाया गया, इसका अर्थ लगाया गया अवसरों की समानता, न कि आर्थिक समानता। अवसरों की समानता, न कि आर्थिक समानता। आर्थिक समानता, ओके। यूरोप में भी नेपोलियन ने व्यवहार में साम्राज्यवादी नीति ही फैलाई। व्यवहार में साम्राज्यवादी नीति ही फैलाई। ओके, बस एक एग्जांपल और बच्चों, उतना हमारे पास स्पेस नहीं है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। स्पेस भी देखना पड़ता है, टैक्स पर जाएंगे तो बहुत वर्टिकल हो जाए। अब एक हफ्ते कॉलोनी के बारे में देगा कि आपने एक तरफ मानव और व्यक्ति, आपने एक तरफ आपने नागरिक अधिकारों की बात घोषणा की, दूसरी तरफ यह घोषणा उपनिवेशों पर लागू नहीं है, उपनिवेशों को लोगों को आपने दबाए रखा, एक सेंटेंस होना चाहिए। फिर नागरिक अधिकारों की घोषणा, घोषणा का वैश्विक संदर्भ था, परंतु व्यवहार में यह श्वेत लोगों तक ही सीमित रहा था। एशियाई अफ्रीकी लोगों के संदर्भ में नहीं। एशियाई अफ्रीकी लोगों के संदर्भ में नहीं। उसमें लैटिन अमेरिका पे छूट जाएगा, ऐसा करते उपनिवेशों के संदर्भ में नहीं, इतना शॉर्ट हो जाएगा तो इसको काट ही देते हैं, आप लोग बदल दीजिए इसे, या फिर जगह उपनिवेशों के संदर्भ में। लैटिन अमेरिका छूट रहा है, लैटिन अमेरिका में भी तो लागू नहीं हुआ, तो बाद में लैटिन अमेरिका लोगों ने विद्रोह करके अपनी आजादी दी। उपनिवेशों के संदर्भ में, मैंने आप एशिया अफ्रीकी कट करके उपनिवेशों के संदर्भ में। अब ये हो गया, तो उसको पैराग्राफ चेंज कीजिए इस प्रकार। हाँ, उपरोक्त बातों के बावजूद क्या अभी पता नहीं चल पाया, परंतु व्यवहार कुछ लोगों तक इसमें रहा था, उपनिवेशों के संदर्भ में लागू नहीं किया। उपनिवेशों के संदर्भ में लागू नहीं किया गया। पकड़ लिया तुमने। अब इसमें से देखो इतना पॉइंट मैंने लिखा, तो इसमें दो भूल जाना। बोल रहे हो कि नहीं? कितने पॉइंट हुए? दो भूल जाना। तो दो भूलने का मतलब 3 तो लिख डालोगे, परीक्षा उतने में ही कर दोगे। अब पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए उपरोक्त बातों के बावजूद यह मानना उचित नहीं है कि इसने बहुत कम पाया। इतना इसे निम्नलिखित रूप में सिद्ध किया जा सकता है। एरो दे दीजिए, यहां पर डॉट देकर लिखिए, फ्रांस एवं यूरोप को वियना कांग्रेस के तमाम प्रयासों के बावजूद, वियना कांग्रेस याद है ना,
वियना कांग्रेस के तमाम प्रयासों के बावजूद, वियना कांग्रेस के तमाम प्रयासों के बावजूद क्रांतिपूर्व अवस्था में, वियना कांग्रेस के तमाम प्रयासों के बावजूद क्रांतिपूर्व में हाइफन दे देना, क्रांतिपूर्व अवस्था में नहीं लौटाया जा सका, अवस्था में नहीं लौटाया जा सका, अवस्था में नहीं लौटाया जा सका। यहां पर दूसरा एरो देखिए, फ्रांस में राजतंत्र की पुनर्स्थापना के बावजूद, फ्रांस में राजतंत्र की पुनर्स्थापना के बावजूद, राजतंत्र की पुनर्स्थापना के बावजूद मूलभूत नागरिक अधिकारों को नहीं दबाया जा सका, मूलभूत नागरिक अधिकारों को नहीं दबाया जा सका। तीसरा डॉट मारिए, तीसरा डॉट फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न विचारधारा, फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न विचारधारा उदारवाद और राष्ट्रवाद, उदारवाद और राष्ट्रवाद संपूर्ण 19वीं सदी के यूरोप में उथल पुथल मचाती रही, 19वीं सदी के यूरोप में उथल पुथल मचाती रही। इसी पॉइंट पर देना, इटली एवं जर्मनी का राष्ट्र के रूप में उत्थान, इटली एवं जर्मनी का राष्ट्र के रूप में उत्थान, बाल्कन समस्या, ये सभी फ्रांस की क्रांति की ही विरासत थी, फ्रांस की क्रांति की ही विरासत थी। एक डॉट और देखिए, बस एक डॉट और देखिए, इतना ही नहीं, क्रांति से उत्पन्न राष्ट्रवाद की विचारधारा ने, 19वीं सदी के अंत तक, 19वीं सदी में अंत करने से लैटिन अमेरिका छूट रहा है, तो आरंभ में आजाद हो गया ना। शतरंज के पिसाब की तरह जो राइटिंग कर रहे होते हैं, तो शतरंज के पिसाब की तरह मैंने पूरे शतरंज के पिसाब को नजर रखनी पड़ती है। इधर इस कॉर्नर में, उस कॉर्नर में, जैसे अंत लिख रहे थे, तो गलती का एहसास हुआ कि लैटिन अमेरिका, मैंने कल साइमन बोलीवर आपको बताया था कि लैटिन अमेरिका को जो आजादी से मूल्यों सिद्धांत आपको बताया, तो 1820 के दशक में विद्रोह के समय ना, वो लैटिन अमेरिकी जो उपनिवेश थे, साइमन बोलीवर के आजाद मिलने लगे, तभी तो ब्रिटेन ने और यूरोप को सेना देने वाले थे, यूरोप से सेना जाने वाली थी, जो मुनरो, अमेरिकी राष्ट्रपति मुनरो ने जो धारा था, मूल्यों सिद्धांत याद है, भूले, ये सब भूलना नहीं, पता नहीं कि छुट्टी में उल्टा भूल जाना सब कुछ। जब क्लास में मुलाकात होगी तो मैं चाहूंगा तो करो ताजा और कॉन्फिडेंट हो गया, ऐसा नहीं घर पे एकदम पूरा निकाल लो, से लो टाइप हो गया, बोलो तो पूरा सेंटेंस बोलो। राष्ट्रवाद की विचारधारा में 19वीं सदी में उपनिवेशों पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा, उपनिवेशों पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा। और नीचे कंक्लूजन लाइन दे दो। इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने अपेक्षा से कुछ कम पाया, फ्रांस की क्रांति ने अपेक्षा से कुछ कम पाया, परंतु बहुत कम नहीं पाया, ओके, इट इज क्लियर। तो यही आपका प्रश्न का की दिशा होनी चाहिए, और इसी तरह से टाइप उत्तर लिखना। इसमें फिर 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट भूल भी जाओगे, इस डायरेक्शन में अगर लिख दोगे तो हम अच्छे मार्क्स देते हैं। इतना कसा हुआ परीक्षा में नहीं लिख पाते हैं लोग, तो छोटा होना हल्का हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन अगर सही पकड़ा गया है तो कर सकते हैं। तो हम पार्ट नंबर 2 पर यहीं पर विराम देते हैं, पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो उन्होंने औद्योगिक क्रांति कुछ पढ़ा था, वो क्लास में प्लीज बताना है, तुमने भूल गया। अब तुम लोगों को काम नहीं दिया तो अपनी इच्छा से फिर कहाँ क्या, तो औद्योगिक क्रांति पढ़ा है कि नहीं? चलो कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से पढ़ा देता हूँ। अब तो छुट्टी होने जा रही है, तुम लोग घर पर पढ़ लोगे, पूरा तो नहीं पढ़ा पाएंगे, शुरुआत कर देता हूँ, तो क्लास में याद करवा देता हूँ। इतना सब एक दूसरे से लिंक। अब देखो पार्ट 3 के टॉपिक आपस में लिंक हों। पार्ट 3 में कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है? पार्ट 3 में टॉपिक है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का उद्भव एवं प्रसार तथा यूएसए, जर्मनी, रूस एवं जापान में औद्योगिक क्रांति का प्रसार, एक तुम्हारा ये। दूसरा है 19वीं सदी में समाजवाद एवं मार्क्सवाद
समाजवाद का उद्भव तथा यूरोप पर उत्तरार्ध में यूरोपीय साम्राज्यवाद का प्रसार। बस इसी को तो एडजस्ट कर दीजिए। कुछ लोगों को ठंडे लग रहे हैं, गर्मी भी नहीं, तो बीच का कोई रास्ता अभी थोड़ा ठंडा लगे। हो गया। अब है प्रथम विश्व युद्ध का उद्भव एवं प्रभाव, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। पार्ट 2 से आ जाएगा उग्रवाद और बाल्कन समस्या। क्या पार्ट 2 से उग्रवाद और बाल्कन समस्या आ जाएगा, और पार्ट 3 से आ जाएगा तो 3 चीजें। औद्योगिक क्रांति का जो साम्राज्यवाद का प्रसार होगा, तो बाजार के लिए जर्मनी और ब्रिटेन के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। एशियाई अफ्रीकी देशों में साम्राज्यवाद का प्रसार होगा। पार्ट 2 से तुमको 2 चीज आएगा। अभी जर्मनी के एकीकरण तो मैंने संक्षिप्त बताया है। अब जर्मनी के एकीकरण में मुझे एक चीज उलटना पड़ेगा, और वह यह उलटना होगा कि जर्मनी के एकीकरण में जहां पर मैंने आपको बताया था कि बिस्मार्क ने 2 युद्ध लड़े थे, सेडोवा का युद्ध, दूसरा सेडान का युद्ध। तो सेडान के युद्ध में फ्रांस को, यूरोप का सबसे बड़ा बॉस फ्रांस था, उसको पराजित किया था। उसे एल्सस और लोरेन का क्षेत्र छीन लिया था। तो जर्मन चांसलर बिस्मार्क को यह डर था कि फ्रांस कभी न कभी इस बात का बदला लेगा। तो जो अब बिस्मार्क की जो विदेश नीति थी जर्मनी के एकीकरण के बाद, वह दूसरे प्रकार की हो गई। जैसे देखो 19वीं सेंचुरी के पूर्वार्ध में अगर मैं कहूं कि जो नीति प्रिंस मेटरनी की थी, तो प्रिंस मेटरनी की नीति यूरोप में यथास्थितिवाद को बनाए रखना, और बिस्मार्क की नीति क्या थी, परिवर्तन लाना। तो क्या 19वीं सेंचुरी के पूर्वार्ध में जैसे जर्मनी के एकीकरण 1870 तक कर सकते हो, कि 19वीं सेंचुरी में जिस समय बिस्मार्क के कैरियर का 2 पार्ट तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि बिस्मार्क अभी 20 वर्ष तक और रहेगा एकीकरण के बाद। जर्मन चांसलर 1870 से 1890 तक। तो जब वह सेकंड हाफ कैरियर का होगा, उस समय बिस्मार्क अलग हो जाए। और जो पहला कैरियर का पार्ट था जिस समय बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण की बात थी, तो वो रक्त और लॉ की नीति के माध्यम से राजतंत्र का, मतलब एक तरह से समझो तो मोनार्की के पक्ष में उसने एकीकरण किया था, और रक्त और लॉ की नीति के माध्यम से किया था। फ्रांस को भी हराया था, एक तरह से जर्मन राज्यों को जीता था। उसको जैसे वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं भारत का बिस्मार्क। हालांकि दोनों का संदर्भ बहुत अलग अलग है, उनको भारत का बिस्मार्क कहना कोई तार्किक नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि तो अब इसमें मैं आपको यह बताना चाहता कि जो बिस्मार्क 1870 के बाद आएगा, वो चाहेगा यूरोप अब यथास्थितिवाद बनाना। लेकिन जो पहला बिस्मार्क था, वो चाहता था परिवर्तन इस प्रकार से हो कि जर्मनी एकीकृत हो। मेटरनी का काम था यूरोप में बदलाव को रोकना, और बिस्मार्क का काम था यूरोप में बदलाव नहीं आता तो जर्मनी एकीकरण कैसे। तो इसीलिए हेनरी किसिंगर, एक अमेरिकन डिप्लोमेट है, वो कहते हैं कि जहां मेटरनिक लिस्ट यूरोप में उसे ही रूल करना चाहिए, तो सबसे फिट है, और जर्मनी सबसे फिट है। 1870 के बाद अब बिस्मार्क की नीति कैसी हो जाएगी, लेकिन बिस्मार्क की नीति के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। एक धारा तो पार्ट नंबर 2 से आएगी, दूसरी धारा पार्ट नंबर 3 से, तब जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक लैंडमार्क हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथे पार्ट में आओगे तो 2 वर्ल्ड वॉर्स। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच 3 घटनाएं हैं जो आगे की धारा को प्रभावित करें। एक घटना है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो अरेंजमेंट होगा वो 20 वर्षों का युद्ध विराम सिद्ध होगा। दूसरी घटना है 1917 में पहली साम्यवादी सरकार की स्थापना सोवियत रूस में। नाम सुना है रूसी क्रांति का? रूसी क्रांति का नाम सुना है? हाँ, 17। एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों के पैदा होने से पहले सोवियत रूस आया, और दोनों के पैदा होने से पहले चला। 1991 में क्या कुछ तुम लोग का डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा? क्या डेट ऑफ बर्थ चला है अभी? 2000। तुम लोग मिलेनियम के हो? अरे नहीं, 2000 चला है। दो के बच्चे हो। तो लगता है कि 2000 अभी घटित हुआ। तो इस तरह से अब ये जितने टॉपिक है सभी एक दूसरे से लिंक है। यहाँ पर पहले क्षैतिज विस्तार देखोगे तो वर्टिकल खुद हो गए, तो बड़ी पहले औद्योगिक क्रांति पर आते हैं। तो औद्योगिक क्रांति सीधा औद्योगिक क्रांति क्या कारण, औद्योगिक क्रांति क्या परिणाम थे, सबसे मोनोटोनस पढ़ा। ये पढ़ाई तो मन ही नहीं आता। पिछले 300 वर्षों में यूरोप में कैसी, पहले देखिए पिछले 300 वर्षों में यूरोप में ऐसा क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि में था। औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि को पहले हम लोग देखेंगे यूरोप में, और तब हम लोग देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति में कैसे यूरोप में परिवर्तन आया। जस्ट 1 मिनट, आप लोग पानी पीना चाहें तो प्लीज टॉपिक नया शुरू हो रहा है। कहाँ जा आ जाइएगा। तो वाटर ब्रेक देने लगता है तो डिनर के लिए निकल गए। औद्योगिक क्रांति परिभाषा, परिभाषा के अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषा। औद्योगिक क्रांति उस स्थिति को दर्शाती है जब उत्पादन तथा यातायात में मशीन का प्रचलन आरंभ हो गया तथा राजनीतिक, सामाजिक
सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक ढांचे में भी, सांस्कृतिक ढांचे में भी, सांस्कृतिक ढांचे में भी परिवर्तन आया, ये भी परिवर्तन आया। एक सामान्य सी परिभाषा है, परिभाषा कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, चेंज करिए, इसमें लिखिए, यह अचानक उत्पन्न घटना नहीं थी, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि, पिछले लगभग 300 वर्षों से, पिछले लगभग 300 वर्षों से निर्मित हो रही थी। ओके, अब मैं डायग्राम बना देता हूं कि जो पीछे का जो परिवर्तन से इसको जोड़ देगा। वैसे भी 19वीं सदी का इतिहास में जो हमने इतने परिवर्तन देखा है, आपको याद होगा जब कल मैंने पढ़ा था कि वो टॉपिक जो मैंने कल पढ़ा था बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कल पढ़ा था परसों तो संडे था, तो परसों जो पढ़ा था बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें बहुत आइडियाज थे चारों तरफ, तुमने उसको संभाल पाए हो या नहीं? घर पर जाकर रिवाइज किया था, फिर उसको रिवाइज करने से कुछ तो आ गया होगा, और मैंने कॉपी में नोट डाउन करवा दिया, उससे कुछ लिंक बन गया, लिंक जुड़ गया ना, लिंक जुड़ गया तो प्रॉब्लम, तथ्य कम भी याद है तो हमें कोई परवाह नहीं, लिंक जुड़ गया है तो लिंक भी तुमको कभी लगेगा टूट रहा है, जैसे फ्लैश की तरह आएगा, बल्ब की तरह बुझेगा, जलेगा, एक समय आएगा चल जाएगा। और देखो, रिटेन करना बड़ा टेक्निकल चीज होता है। हमारी चिंता ये नहीं कि हम क्या डिलीवर करें, हमारी चिंता ये कि तुम क्या रिटेन करो, तो उसी पर तुम्हारा लिखो, उसी पर तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इसलिए तुम्हारा समझना, तुम्हारे लिखने की कैपेसिटी पैदा होना, उसके लिए तुमको थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, बुलंद रहना पड़ेगा, करेंगे हो जाएगा, इस नहीं हम नहीं हो रहा है तो कमजोर फील करो, तो हो जाएगा, ऐसा फील करो, पॉजिटिव सोचो, और कोई बड़ी चीज है नहीं, उसी चीज को दोबारा पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, फिर धीरे धीरे ये हो जाएगा, डाइजेस्ट करोगे और उसको रिटेन कर पाओगे। अब देखो मैं जो पृष्ठभूमि बताता हूं तुमको ज्ञात, तुम जान रहे हो, उसको हम सिस्टमेटाइज कर रहे हैं। पृष्ठभूमि यूरोप, मैं ओवरऑल यूरोप में बता रहा हूं, यूरोप सामंतवाद का पतन, कृषि के क्षेत्र में सुधार संभव, अब समझ लीजिए अगर सामंतवाद का पतन होगा तो कृषि के क्षेत्र में ज्यादा बेहतर सुधार होगा, तो कृषि के क्षेत्र में सुधार संभव। अब इसमें अगर सुधार संभव है तो किसका फायदा आपको मिलता है? खाद्यान्न की आवश्यकता, खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी, खाद्यान्न समझ रहे हो इसका, और दूसरा कच्चे माल की जरूरत पूरा करना, कच्चे माल की जरूरत पूरा करना। इधर खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी तो जनसंख्या वृद्धि। एक बात बताएं, जनसंख्या वृद्धि से फायदा होगा या नुकसान होगा? मतलब जनसंख्या वृद्धि से फायदा होगा, उसमें जनसंख्या, यूरोप की जनसंख्या कम है, भारत की तरह भारत को कोई जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है, भारत में हमेशा पर्याप्त जनसंख्या है, परंतु यूरोप में उस समय जनसंख्या कम है, तो खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी, जनसंख्या वृद्धि, इधर कच्चे माल की जरूरत पूरा करना, ये हो गया सामंतवाद का पतन। आपने देखा व्यावसायिक क्रांति, पूंजी का संचय, संचय एवं कच्चे माल की प्राप्ति, पुनर्जागरण के बाद अब तो प्रबोधन, मुक्त व्यापार की नीति पर बल, वाणिज्यवादी नीति पर औद्योगिक क्रांति के मार्ग में बाधा हो गई। मुक्त व्यापार की नीति याद है, एडम स्मिथ याद है, भूल गए? तो मुक्त व्यापार की नीति पर बल, मुक्त व्यापार की नीति पर बल, व्यावसायिक क्रांति, पुनर्जागरण, प्रोटेस्टेंट आंदोलन, प्रोटेस्टेंट नैतिकता से पूंजीवाद को प्रोत्साहन,
बात को समझा कि नहीं? आप मुझे मैंने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट में मैक्स वेबर की थियरी बताई थी, याद है? प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, याद है? प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उससे आपको यह सूचना मिलती है कि प्रोटेस्टेंट नैतिकता है, तो प्रोटेस्टेंट नैतिकता ने आखिरकार पूंजीवाद को प्रोत्साहन किया। नेपोलियन की विजय यूरोप में परंपरागत आर्थिक सामाजिक ढांचे को तोड़कर परिवर्तन का रास्ता तैयार करना या परिवर्तन का मार्ग तैयार करना। नेपोलियन की जो विजय है उसने यूरोप में परंपरागत आर्थिक सामाजिक ढांचे को तोड़कर परिवर्तन का रास्ता तैयार करना। तो क्या आप लोगों ने इस तथ्य को समझा कि मैंने बताने का प्रयत्न किया? क्या जैसे नेपोलियन जहां भी गया सामंतवाद बंद कर दिया, नेपोलियन कोड को लागू किया, याद है? क्रांति के विचारों को फैलाया, तो संस्थाएं टूटी, जो परंपरागत संस्थाएं थी, तो यूरोप में परिवर्तन का मार्ग तैयार किया, यूरोप में गतिशीलता ला दी अनजानी, क्योंकि नेपोलियन ने भी तो यूरोप को बहुत बड़ा काम किया। नहीं, बड़ा आश्चर्य की बात है कि जब मैं यूरोप में देखा वहां पर तो मुझे मैं ड्राइव कर ही नहीं पाऊँ, वहां पर राइट से गाड़ी चलती है और लेफ्ट से गाड़ी आती है। जैसे राइट वाला जो लेन है उसे अब इतना लेफ्ट हम लोग की आदत पड़ चुकी है कि कभी राइट से गाड़ी वैसे भी ले जाना होता है मजबूरी में, तो मतलब एक दिक्कत होती है, ऐसा फील होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। और यूरोप में देखिए कि 100 की स्पीड में गाड़ी, वहां पर तो ट्रैफिक वाला प्रॉब्लम ऐसा है नहीं, तो 100 की स्पीड में गाड़ी ले जा रही है और राइट साइड से ले जा रही है। तो डर होता था लेफ्ट से गाड़ी उधर से भी 100 की स्पीड से आ रही है, लेफ्ट से निकल रही है, हम कहते हैं कोलाइजन हो जाएगा ऐसे में। तो हमने पूछा गाइड से कि भाई ये ऐसी क्यों है? तो उसने जो कहानी बताई बड़ी दिलचस्प बात बताई कि देखिए नेपोलियन हमेशा वॉर में रहता था, तो नेपोलियन ने पूरे यूरोप को जीता था, तो यूरोप उसका कानून भी नेपोलियन एक बार यूरोप में जो चेंज लाना चाहता था वो ला सकता था, क्योंकि उसका रोमन एम्पायर से बड़ा एम्पायर हुआ करता था, तो यूरोप रूल कर रहा। तो हुआ ऐसा कि उसका क्योंकि वॉर में रहता था, वॉरियर था, तो उसका एक हैंड उसका इंजर्ड हो गया, तो उसका लेफ्ट हैंड इंजर्ड हो गया, तो लेफ्ट हैंड को हमेशा पॉकेट में रखता था और लेफ्ट हैंड को यूज नहीं करता था, क्योंकि वो उसका लेफ्ट हैंड देखने में थोड़ा कुछ ऐसा भद्दा हो गया था जो नहीं निकालना चाहता था। वो ओवरकोट पहनता था, ओवरकोट के जेब में ऐसा कुछ रखता था। तो एक बार क्या वो अपने बग्गी पर निकलता था, सब बग्गी का प्रचलन था, मोटर गाड़ी तो आई नहीं थी, तो बग्गी से निकलता था, तो बग्गी से जो चलता, तो बग्गी से जब उतर रहा, तो नॉर्मली क्या होता है कि बग्गी से उतरने वाला एक हाथ ऐसे पकड़ते हैं नीचे जो कोचवान होते हैं और तब वो उतरता है, तो हुआ क्या है कि लेफ्ट हैंड तो निकाल नहीं सकता था, जिसको कोचवान पकड़ सके देख लेगा, तो उसी वो बग्गी से उतर रहा था अपने प्रयास से, तो गिर गया बग्गी से नीचे। तो उसको लगा कि हमारा लेफ्ट हैंड तो निकाल ही नहीं पाएंगे, जैसे तो आगे भी हमारा उसमें एक शासक का गिर जाना बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पैदा करते हैं आसपास और जो ऑफिसर्स हैं उनके भी। उसने रूल लागू कर दिया कि अब गाड़ियां यहाँ राइट से चलेगी, तो राइट से उतरता था, राइट हैंड से वो पकड़ता था, तो ठीक नहीं गिरता था। मैंने कहा इतनी छोटी सी बात में यूरोप में इतने बड़े ट्रैफिक को चेंज कर दिया, मतलब इंडिया में राइट साइड से निकलते थे। यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा भी लाया गया हुआ। तो इसको क्या ये 36 मिनट हो गए, अभी आपका लास्ट 1 2 3 4 5 फैक्टर। ये 5 फैक्टर में किसी को कोई दिक्कत, कहीं कोई व्यवधान, तो पीछे से जो परिवर्तन है वही औद्योगिक क्रांति को फिट में तैयार करना है। अब यहां औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों? औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही क्यों घटित? आप इसमें लिखिए कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति कोई सुनियोजित घटना नहीं थी। औद्योगिक क्रांति कोई सुनियोजित घटना नहीं थी, बल्कि वह स्वाभाविक रूप में घटित हो गई थी। इतना तक कि आगे जाकर ही इस बदलाव का ज्ञान हुआ। एवं औद्योगिक क्रांति शब्द का भी प्रयोग हुआ। बदलाव का ज्ञान हुआ, औद्योगिक क्रांति शब्द का भी प्रयोग हुआ। अब देखो, वैसे तो इस शब्द का प्रयोग पहले जैसे कई स्कॉलर्स ने किया है, फ्रेडरिक एंजल्स ने भी किया है, एक जॉर्जेस मार्शल ने भी किया है, लेकिन अर्नोल्ड टाइनबी जो ब्रिटिश लेखक हैं उसने 1880 के दशक में इसका खुलकर प्रयोग किया है। इसलिए मैं तो उसी का नाम लिख रहा हूं, हालांकि मेरे स्टडी मटेरियल में वो 2 नाम भी लिखे मिलेंगे, तो आप इसको लिखेंगे कि ब्रिटिश चिंतक अर्नोल्ड टाइनबी
अर्नोल्ड टैनवी ने इस शब्द का अर्नोल्ड टैनवी ने इस शब्द का प्रयोग किया। अर्नोल्ड टैनवी ने इस शब्द का प्रयोग किया। देखिए यहां पर जो मैंने यह वाक्य लिखा है कि ब्रिटेन में यह सुनियोजित रूप में नहीं बल्कि अनियोजित रूप में घटित हुआ। तो अनियोजित रूप में घटित मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे जब ब्रिटेन से बाहर औद्योगिक क्रांति जाएगी तो प्रत्येक जगह औद्योगिक क्रांति सुनियोजित रूप में घटित हो। ब्रिटेन ही आपको ऐसा अपवाद मिलता है जहां अनियोजित रूप में घटित है, बाकी जगहों पर यह सुनियोजित रूप में घटित हो। तो इसमें अब यहां पर कारण का डायग्राम बना देता हूं। कारण कारण अथवा कारक अथवा प्रेरित करने वाले कारक देखिए सबसे, जैसे आप मेटल में पढ़ोगे तो बहुत सारे कारण आपको दिखेंगे, कई कारण की हमने चर्चा की। सबसे बड़ी सफलता होती है जो हमें याद रहे, और याद कब रहता है? जो फार्मूला के तहत हम उसको याद रहे। तो डायग्राम आपको मैं फार्मूला दे रहा हूं, उसके तहत आपको याद रहे। आर्थिक कारक, तकनीकी कारक, सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक। इतने पार्ट में पहले मैंने इसको बांट दिया, अब इसके भी सब पार्ट पढ़ेंगे। अब आर्थिक कारक में एक मैं देने वाला हूं कृषि सुधार। बाड़ेबंदी कानून एवं पूंजीवादी खेती। पशुओं का नस्ल सुधार, मांस की उपलब्धता, यानी कृषि प्रधान खेती है, उसमें खाद्यान्न की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, खाद्यान्न की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता, मांस की उपलब्धता। तो सॉरी, खाद्यान्न की उपलब्धता और मांस की उपलब्धता दोनों जब मिलेगा तो क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि। खाद्यान्न की उपलब्धता ज्यादा होगी, मांस की उपलब्धता, प्रोटीन मिलेगा लोगों को, जनसंख्या वृद्धि होगी। और एक फैक्टर इसमें होगा आधुनिक यातायात के रूप में नहर, पक्की सड़क तथा आगे रेलवे। इसमें एक फैक्टर है, जगह कम पड़ जाएगा। एक फैक्टर, अच्छा जगह नहीं है क्या? फिर लिटरेचर तो लिखवा दूंगा। एक डायग्राम बन जाता है तो माइंड मैप बन जाता है, याद रखने में सब। फिर ऐसा नहीं कि हम डायग्राम बनवा के फिर राइटिंग में तो लिखवाई दूंगा। एक डायग्राम बन जाने से ना माइंड मैप। तो इधर मेरा जगह ब्लॉक हो रहा है, राइट में तो लेफ्ट में कर दो। व्यावसायिक क्रांति में आप एक मिनट, कच्चे माल बाजार एवं पूंजी, ये हो गया। तकनीकी में आप देखेंगे कच्चे माल, बाजार एवं पूंजी। जब आप व्यावसायिक क्रांति होगा तो व्यावसायिक क्रांति के बाद आपको उपनिवेश से कच्चे माल मिलेगा, बाजार के लिए उपनिवेश उपलब्ध है, और पूंजी संचय देती थी। क्या? बाड़ेबंदी कानून, हाँ ये मिट गया। यहां पर मिट गया, यहां पर आपको लिखा नहीं था उन्होंने। तो बाड़ेबंदी कानून एवं पूंजीवादी खेती। अब इसमें एक है खाद्यान्न की उपलब्धता और दूसरा है कच्चे माल। खाद्यान्न की उपलब्धता, कच्चे माल की प्राप्ति लिखा। और इधर पशुओं का नस्ल सुधार, तो मांस की उपलब्धता। इधर है आधुनिक यातायात के रूप में नहर, पक्की सड़क और रेलवे। हो गया। अब नेक्स्ट वन आप तकनीकी में करना है।
तकनीकी में, तकनीकी में आप देखिए, कोक से लोहे गलाना, लोहे गलाना, वो पत्थर वाले कोयले होते हैं ना, अब जो कोयले चलते हैं वो बड़े वाले पत्थर, उसको कोक बोलते हैं। पहले क्या था, पहले लकड़ी के कोयले होते थे, तो उससे जब लोहे जब बनाते थे तो उसमें हलवा लोहा बनता था, लेकिन वो भुरभुरे टाइप का लोहा बनता, टूट जाता था। जैसे आप देखो कभी आपने कोयले ये जो कोयले घर वाले जो लकड़ी से कोयले जलाए हुए, तो देखो आधे घंटे में 20 मिनट में 25 मिनट उसकी ताप कम हो जाती है और फिर वो राख बन जाता है। और जो पत्थर वाले कोयले होते हैं उसी को कहते थे कोक। तो जो कोक का आविष्कार हो गया, प्रयोग आविष्कार खोज हो गए लोहे गलाने के लिए। एक डर्बी परिवार था, अब्राहम डर्बी का परिवार 3 जनरेशन से था। तो पहले उसने हलवा लोहे से पिटवा लोहा बनाया और पिटवा लोहे से उसने लोहे की छड़ बनानी शुरू कर दी। तो कोक के माध्यम से वो संभव क्या, अपने अलग चौपा लगा लिया। इधर गौर करिए, तथा छुट्टी के मूड में आ चुके हैं क्या। तो कोक से लोहे गला के बेहतर ढंग से लोहे की छड़, पिटवा लोहे की छड़ आदि बनने लगा। तो कोक से लोहे गलाने की विधि कर दी, गलाने की विधि का विकास, फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन आदि आदि। सामाजिक कारक में आप देखना कि ब्रिटेन में मध्य वर्ग का उद्भव, तथा इस वर्ग के द्वारा निवेश में रुचि। अगर समाज में मध्य वर्ग कोई अगर आगे आता है तो मध्य वर्ग निवेश में रुचि लेता है, वो भी फायदा पहुंचाता है। क्रांतिक कारक में 2 फैक्टर काम करेंगे। एक है 17वीं सदी में इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड का एकीकरण, एक लास्ट है क्रांतिक कारक में ब्रिटिश सरकार के द्वारा विदेश नीति को आर्थिक नीति के अधीन रखना, बस कितने पॉइंट हो गए इन 4 के? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें तुम 1 2 भूल भी जाना, 4 5 लिखना। अब क्या क्या मत भूलना, कृषि सुधार नहीं भूलना, व्यावसायिक क्रांति नहीं भूलना, आधुनिक यातायात संचार नहीं भूलना, तकनीकी सुधार नहीं भूलना। ये 4 को नहीं भूलना। उसके बाद उसमें 1 2 जो ले सको ले लें, बाकी भूल। अब मैं भूलने तक की वैधता दे रहा हूं। इसके बाद आपको क्या चाहिए, भूलिए, जितना भूलना है उतना भूलिए, जितना लिख देंगे, है ना। कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि आध्यात्म की गगरी से छलका हुआ रस काव्य की कटोरी में कभी इकट्ठा नहीं हुआ। तो जो भी थोड़ा इधर से छलक कर थोड़ी भी कॉपी पर गिर जाएगी ना तो काम चलेगा। कुछ तो छलक कर गिरेगा क्या, ये बिल्कुल नहीं गिरेगा। अब मैं कुछ समझाता देता हूं, आपको याद हो जाए, फिर मेंटली अलर्ट हो जाएगी, टाइट हो जाएगा सभी लोग। पहला कारण पकड़ते हैं। अभी आप लेखन से संघर्ष कर रहे हैं तो उधर से आप मुक्त नहीं होंगे। सुनिए, अब लेखन से मुक्त हो जाएगी, इधर थोड़ा सा गौर करिए। देखिए, पहला कारण अभी व्यवसाय को बात रखते हैं, कृषि सुधार का क्या झमेला था। तो आपके पास एक कक्षा 9 की एनसीईआरटी, उसमें लिखा हुआ भारत एवं विश्व भाग है लिखा हुआ। आपकी अपनी पुस्तक है तो फिर से उधार ली हुई अपनी रहेगी आपके पास में। उसमें एक चैप्टर आपको मिलेगा रैयत एवं किसान, उसका एक चैप्टर मिलेगा रैयत एवं किसान। अगर आप बारेबंदी कानून को विस्तार से समझने का हौसला रखते हैं, उस चैप्टर को पढ़ लेने की उदारता बरतिए। नहीं तो मैं जो आपको बता रहा हूं उससे काम चल रहा हो तो चला लीजिए। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने प्रणाली तो टूट गई थी। तो पहले जो जमींदार लोग थे वो कृषि भूमि, जो पहले जिसको कहते हो कि वो मेंस वाला लैंड था, वो खादी पड़ा हुआ था पूरा। जमींदार उस पर ध्यान नहीं देते थे, उनके पास जोतने का फायदा भी नहीं दिखता था। तो प्रत्येक गांव में बड़ी खुली पड़ती जमीन पड़ी हुई रहती थी। तो प्रत्येक गांव में किसान वर्ष के अंत में आपस में बैठकर विचार करके वो खेत बांट लेते थे कि हम इस खेत को जोतेंगे, आप उस खेत को जोतना, और आपस में सहमति बन जाती थी, उसी आधार पर खेती करते थे। जमींदार का कोई हस्तक्षेप लैंडलॉर्ड का नहीं होता था, जो कुलीन बोलते। 17वीं सदी का क्या हुआ कि खाद्यान्न की फसल, कपास, ऊन, ये सब की कीमत अचानक से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी बढ़ी। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत बढ़ गई तो जमींदारों की आंखें चमकने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि बहुत बेहतर होगा कि अगर इस भूमि पर हम स्वयं खेती करें, और उसके लिए हम जो भाड़े के मजदूर, किसी को टाइम दिया हुआ आपको वहीं चला, तो कम से कम मोबाइल को तो जो सेल फोन है उसको कम से कम उस पर साइलेंट पर तो रखिए। हम लोग भी रखते हैं, साइलेंट पर रहता है। तो मतलब जमींदारों ने अब यह प्लान किया कि अब हम लोग खेती करेंगे तो खुद उसमें खेती करते हैं, और उसमें मतलब कुछ इस तरह से कपास, भेड़ को पालेंगे तो उनकी खेती करेंगे, तंबाकू की खेती करेंगे, तो ऐसी फसलों की खाद्यान्न की भी करेंगे। तो खाद्यान्न की भी मांग उस समय ब्रिटेन में काफी बढ़ रही थी। उनको लगा इस समय काफी मुनाफा होगा, हम भाड़े के समय ले लेंगे अपनी खेती के लिए। उन्होंने क्या किया कि अपनी भूमि की बाड़ेबंदी शुरू कर दी, उसको ले ली और उस भूमि को, गांव की भूमि को घेरने लगे। जब वे गांव की भूमि को घेरने लगे तो किसान रोजगार नहीं, किसान की भूमि छीनने लगे। बताइए, जो सीमांत किसान है, छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास तो जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं था। सबसे आश्चर्य का विषय यह है, दुखद आश्चर्य,
कि जिस समय ब्रिटेन में यह सब चल रहा था उस समय सरकार किसानों के साथ नहीं खड़ी, सरकार जमींदारों के साथ खड़ी, और सरकार के द्वारा इसको कहते हैं बाड़ेबंदी आंदोलन को, इंपोजर मूवमेंट, अंग्रेजी में इंपोजर मूवमेंट इसको बोलते हैं, हिंदी में बाड़ेबंदी आंदोलन और बाड़ेबंदी कानून। उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अनेकों बाड़ेबंदी कानून बनाए, इंक्लूजर लॉज, और इंक्लूजर लॉज के तहत जमींदार इस कदम को जायज कराया, किसानों को ही सरकार ने दबा दिया और जमींदार के इस कदम को न्यायोचित करा दिया। इसका मतलब है कि ब्रिटेन अगर आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ा है तो अन्यायपूर्ण तरीके से। इसी पर हमने पढ़ा था अरविंद सुब्रमण्यम का इकोनॉमी पर आर्टिकल लिखा हुआ, बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट अरविंद सुब्रमण्यम, जानते ही होंगे आप उनको, नाम सुना होगा, आर्टिकल देखा होगा, पहले उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे भी लिखा हुआ था 2-3 वर्ष पहले, लेकिन अब अभी वो अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, रिजाइन कर दिया वहां से भी। तो अरविंद सुब्रमण्यम ने एक आर्टिकल में कहा इंडिया का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसको कहा डेमोक्रेटिक कॉस्ट। डेमोक्रेटिक कॉस्ट यह है कि आप गलत तरीका से सरकार अपना नहीं सकते, लोग कल्याण करना पड़ेगा। हमारे 100 रुपये में सोचते 40 रुपये 50 रुपये चले जाते हैं वेलफेयर में, डेमोक्रेसी के डिमांड, तो बचते कितने तो निवेश हो सके, इकोनॉमी का लाभ मिल सके। उस समय ब्रिटेन और पश्चिमी देश उस समय अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया, लोगों को दबाया सताया अपनी पॉपुलेशन को, और फिर वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के तो दुनिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम्स की बात करते हैं, और कहते हैं कि क्योंकि आपका सिस्टम हम ईरान से तालीम नहीं खरीदेंगे क्योंकि बच्चे श्रमिक के शोषण पर खड़ी है। उनको याद दिलाया कि आप अपने बच्चों से 18 घंटे काम करवाते थे उस समय, और मशीनों में उनके हाथ कट जाते थे बच्चों के, तो आप उसका हर्जाना नहीं देते थे, महिलाओं से 18 घंटे काम करवाते थे। आज ईरान में जो कानून बनाने वाले श्रमिक हैं उनसे आपको बड़ी सिंपैथी हो गई, आपको अपने समय में क्या हुआ, यही इनकी हिपोक्रेसी अमेरिका के और यूरोप के लोग। तो बाड़ेबंदी कानून तो समझ लिया। अब वहां पर इन्होंने क्या किया कि कपास की खेती शुरू कर दी, वहीं पर इन्होंने ऊन का उत्पादन करना शुरू कर दिया, भेड़ों को पालना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले ब्रिटेन में आपको आश्चर्यजनक चीज दिखेगी, वहां के पूंजीपति का एक वर्ग ही, वहां पूंजीपति का एक वर्ग ही, सॉरी कुलीन वर्ग का एक भाग ही पूंजीपति वर्ग में ढल गई। इसे ब्रिटिश पूंजीवाद को कहा जाता है, उसका एक टर्म आता है जेंटिलमैनली कैपिटलिज्म। जेंटिलमैनली कैपिटलिज्म क्या है कि कुलीन वर्ग का एक वर्ग औद्योगिक क्रांति से जुड़ गया, उसने प्रोग्रेसिव खेती की, उनका उत्पादन शुरू किया, कपास का उत्पादन शुरू किया, बाद में अपनी पूंजी को उद्योगों में लगा, मतलब कुछ नहीं, कुलीन वर्ग ने वहां पर औद्योगिकरण में साथ दिया। ये फैक्टर काम कर रहा है। तकनीकी सुधार को ज्यादा नहीं हुआ, जो मैंने आपको याद होगा ब्रिटेन में मैंने व्यापारियों की मजबूरी बताई थी, शायद पीछे आप याद हो, पुटिंग ऑफ सिस्टम में घरेलू पद्धति फैक्ट्री में गांव में जाकर किसानों को ऑर्डर दिया कपड़े बनाने के लिए, किसान वही किसान जो बाड़ेबंदी कानून के कारण वो अपने भूमि से इजेक्ट हो रहे थे, निकाले जाए, उनके पास खाने के लिए क्या, उनको जाकर सौदागर उनको एडवांस दे देते थे, कपड़े बनाओ, तो ये कपड़े बनाने लगे। एक बहुत सारे लेबर इधर एब्जॉर्ब हो गए, और बहुत सारे टाउन में जब माइग्रेट करते गए तो टाउन में नए नए उद्योग बन रहे थे, उद्योगों में मजदूर के रूप में नौकरी मिले, तो भूमि से जो बेदखल हुए उनको टाउन में नौकरी मिलने लगी, उद्योगों में शामिल होने लगे, उद्योग के मजदूर के रूप में काम करने लगे। एक तो यह बाड़ेबंदी अब कृषि सुधार का एक परिणाम हुआ कि तो खाद्यान्न की जरूरत पूरा हुई, तो जनसंख्या वृद्धि हुई, कच्चे माल की जरूरत पूरा हुई, उसी समय पशुओं के नस्ल सुधारे गए तो मांस की उपलब्धता बढ़ी, उससे प्रोटीन का इंटेक बढ़ा, लोगों का पॉपुलेशन को उस कारण से भी हुआ। तो ये जनसंख्या बढ़ने का मतलब होता है आंतरिक बाजार का विकास होना, लेकिन परचेजिंग पावर को सब तोड़ने, तो यूपी बिहार का तो मार्केट सबसे बड़ा था क्या, लेकिन परचेजिंग पावर होना चाहिए। दूसरा है यातायात और संचार व्यवस्था, यातायात में जो नहर यातायात था वो सस्ता था, क्यों, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आप नहर के माध्यम से जाते हैं तो बोट सिस्टम से आप आसानी से पहुंच जाते हो, चिप था, उसमें कोई आपको ज्यादा पैसा नहीं लगता। तो नहर बड़े नहर का विकास इस समय हुआ, और विशेषकर उसमें ब्रिटिश सरकार ने ऐसे नहर बनाए जो खनन क्षेत्र में खनन किया जाता है, और फैक्ट्री साइट जहाँ पर फैक्ट्री है वो खनन और फैक्ट्री साइट को परस्पर जोड़ सके। फिर पक्की सड़क बनने लगी, कंक्रीट रोड, पहले कच्ची सड़क होती थी, पक्की सड़क देखते हो, पक्की सड़क पहली बार ब्रिटेन में ही बनना शुरू हुआ, और 1812 के बाद रेलवे का निर्माण शुरू हुआ। तो रेलवे का लाभ प्रथम औद्योगिक क्रांति को अधिकांश नहीं मिला है, रेलवे का लाभ मिला है द्वितीय औद्योगिक क्रांति। तो यह हुआ। इसके अलावा एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया, जैसे मुद्रा और बैंकिंग का सुधार हो रहा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड बना है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ साथ लगभग 100 बैंक बनी है 50 वर्षों के अंदर, और बैंकों ने फिर वहाँ पर मैनेजिंग एजेंसी बन रही है, बैंक बन रहे हैं। इन सब के कारण क्या हुआ कि लोगों में परचेजिंग पावर आ रही है, निवेश के लिए पूंजी बैंक के द्वारा दी जा रही है, फैक्टर ग्रुप में भी काम हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया कि जैसे तकनीकी विकास होगा, तो जब तकनीकी विकास होगा तभी तो मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम शुरू होगा, क्योंकि मॉडर्न फैक्ट्री आप कैसे डेवलप करोगे, तकनीकी सुधार होगा। तो तकनीकी सुधार में जैसे फ्लाइंग शटल का एक मैंने ये कहा कि एक तो लोहे दलाने की पद्धति, दूसरा है सूत की कताई। तो सूत की कताई में चरखा का उपयोग होता था, तो चरखा की जगह स्पिनिंग जेनी शुरू हो गई, उसका स्पिनिंग बड़ी तेजी से होने लगा। फिर आप देखते हो कि दूसरा जैसे स्पिनिंग जेनी का फ्लाइंग शटल, तो अब कपड़े की बुनाई के लिए फ्लाइंग शटल का शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद देखते हो कपड़े की जो बुनाई है उसमें उसको वेविंग के लिए एक और भी चीज शुरू हो गई, जिसको फ्लाइंग शटल है, वाटर फ्रेम है। वाटर फ्रेम का मतलब हुआ कि पहले जो बुनाई होती थी तो ह्यूमन लेबर से होती थी, अब पंचक्की कभी देखा है, जैसे पानी गिरता है उसका चक्कर चलता है, उसको वाटर फ्रेम बोलते हैं, वैसा डेवलप हुआ। और स्टीम इंजन जब जेम्स वाट ने डेवलप कर दिया तो स्टीम इंजन शुरू हो गया, तो उससे और भी तकनीकी सुधार हुआ और प्रोडक्शन बढ़ने लगा। तो एक फैक्टर तकनीकी सुधार को दोगे। दूसरा 17वीं सदी में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड इनका एकीकरण हुआ, तो उनका एक तरह के कानून आए, प्रशासन में एकरूपता आई, तो प्रशासन में एकरूपता आने से भी औद्योगिकरण को मतलब बाजार को प्रोत्साहन मिले। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कर सकते हो, सामाजिक क्षेत्र में एक मध्य वर्ग है, और मध्य वर्ग किसी भी समाज में मध्य वर्ग को आप प्रगतिशील मान सकते हो कि वो निवेश में विशेष रूप से रुचि लेता है, एक मध्य वर्ग आगमन हुआ। और फिर लास्ट बट नॉट लिस्ट आप देखोगे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जैसे आज आपका इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, तो आज की तारीख में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बड़ी रेयर चीज, उस समय इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बहुत कॉमन चीज हुआ करती थी उस समय, उल्टा इस समय इकोनॉमिक डिप्लोमेसी बहुत कॉमन चीज है, उसमें बहुत रेयर चीज हुआ करती है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का मतलब है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी आपकी आर्थिक नीति से प्रभावित हो, यानी आज की तारीख में सभी देश वही करते हैं, लगभग आपका जो भी रिलेशनशिप है तो विदेश नीति में एक तो आप सामरिक तो एक फैक्टर सदा चला रहा है, आज की तारीख में विदेश नीति में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है, जिसमें सभी सरकारों का ध्यान होता है, वो है आर्थिक नीति। तो आपका आर्थिक उद्देश्य है, उससे आपकी विदेश नीति का संचालन होता है। लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार एकमात्र ऐसी यूरोप में सरकार थी जिसकी उस समय भी जो विदेश नीति थी आर्थिक नीति की अधिक थी, राजनीतिक फैक्टर भी। तो अब तो समय हो गया, तो आपको क्रिकेट नहीं कराना चाहते, और आप किसी भी नेताजी और वाली, तो चलिए आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हो। अब एक तरह से आप मेरा होमवर्क ले लो, जाने से पहले 1 मिनट जाना, होमवर्क। अच्छा इतना पतला हो गया कैसे? अच्छा वर्ड से अरे आपको मिनोरिटी माइंड कहेंगे, तो बहुत बढ़िया कर दिया, वाह बहुत बढ़िया, ऐसा कर लोगे तो और अच्छा ही हो जाएगा, और पार्ट को अलग अलग कर सकते हो। अब देखिए मैं इसी मत में था कि एक ही छोटा छोटा पार्ट करके, क्योंकि जब एक बड़ा मोटा सा पार्ट रहता है तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है, पतला लगता है तो कहता है यही वर्ड यही बात क्या, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। अच्छा चलिए, तो खंड 3 में आप औद्योगिक क्रांति पूरा पढ़ लेना, इसलिए आपका पेज संख्या 452 से शुरू होगा
और आपका चला जाएगा वो कहाँ तक, तो 456 तक। ये 4 पेज ही है और फिर 457। एक मेरे जैसे एक काम करिए, एक मिनट, आप लोग जब जिस दिन क्लास खुल रहा है फिर आप लोग लौट रहे हो, आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है? एक काम करो, अभी घर जाओगे, इसमें कितना पढ़ने का, केवल इंजॉय करना है, पढ़ाई भी करना है बीच के समय। आज कितना दिन आप लोगों के डिस्पोजल पर है, देखिए कितने दिन है, 10 दिन है। तो 10 दिन में कुछ तो आपको अपना थोड़ा घर के काम में भी हाथ बटाएंगे, कुछ इंजॉय भी करेंगे। बहुत लोग दीपावली में, बहुत लोग छठ को भी इंजॉय करेंगे, तो उसमें ये होगा। आप लोग एक काम करना, कक्षा 10 की एनसीईआरटी पूरा पढ़ें कंपल्सरी। उसको तो कितना इंजॉय करोगे आके सभी लोग बताना कि हम क्लास 10 की एनसीईआरटी पढ़ा। अब फिर आप जाने लगे, बैठिए, कहीं कमिटमेंट है क्या? तो कक्षा 10 की एनसीईआरटी और जो कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी है, उसमें सबसे लाभ वाले चैप्टर में हेडिंग होगा आधुनिकता की ओर, जिसमें जापान और चीन का आधुनिकीकरण। क्या कुछ लोग ऐसे देख रहे हो कि सर आपको जो भी बताना है बताइए, करूंगा तो वही करेंगे क्या? ओल्ड की तो नाम ही मत लीजिए, ओल्ड की तो मेरे मुख से भी निकल ही नहीं रहा। न्यू एनसीईआरटी कक्षा 10, नाम है उसका भारत समकालीन विश्व पार्ट 2। तो वो देखो, कक्षा 10 एनसीईआरटी तो पूरा पढ़ना है, अगर समय मिल जाए और आप कर सके तो बहुत अच्छा होगा। आप 11वीं कक्षा की केवल आधुनिकता की ओर, मुझे लगता है 8-10 पेजेज होंगे, बहुत अच्छे लिखे गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही हैं, आप बहुत कॉन्शियस स्टूडेंट हैं, थैंक यू फॉर दैट। अब मेरी तरफ से आप लोगों को दीपावली और छठ की अग्रिम शुभकामना। एक नए उत्साह के साथ आप लोग लौटें और फिर हम लोग पढ़ाई जारी रखेंगे। खुश रहिए, खुश रहिए।